आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो एरिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। और हमारी कंट्री में जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बढ़ती जा रही है और उसके सेंस में ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ गवर्नमेंट या बड़ी कंपनीज में ही डिपेंड नहीं कर सकते जो लोगों को जॉब दे। लोगों को एंटरप्रेन्योर्स भी बनने पड़ेंगे, अपनी कंपनी शुरू करनी पड़ेंगी जिससे वो उसमें इन्वॉल्व हों, बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करें और लोगों को भी जॉब दें। तो इसलिए ये होल डिस्कशन जो एंटरप्रेन्योरशिप का है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के डेट में मैंने देखा है कि लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है इस फील्ड की तरफ, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है 2 पार्ट्स में। जिसमें मैं बात करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आप जानते हैं कि मैं खुद एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूं। मैंने बहुत सारी कंपनी सेटअप की हैं, मैंने सक्सेस भी देखा है, फेलियर्स भी देखा है। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के काफ़ी नेटवर्क्स जो होते हैं, स्टार्टअप नेटवर्क्स हैं, उनमें मैं मेंटोर भी रहा हूं। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग भी किया है, मैंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया है। तो ये जो मैंने लर्निंग हासिल की है ये 2 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा आपको फ्रेशर्स के बारे में कि कैसे वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के बारे में कि वो कैसे अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। इन 2 वीडियोस को आप पूरा देखें जिससे कि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, और इस पार्ट में हम बात करते हैं फ्रेशर्स के बारे में। तो आजकल आपने देखा होगा कि फ्रेशर्स में बहुत एक्साइटमेंट होता है, वो अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, उनके पास ग्रेट आइडियाज़ होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आज का इकोसिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। आज फ्रेशर्स के पास एक तो आइडियाज़ होते हैं, दूसरा उनके पास लायबिलिटीज़ नहीं होते हैं, और तीसरा उनके पास ये प्रेशर भी नहीं होता है कि आपको नौकरी करनी है। उनके पेरेंट्स उन्हें 1-2 साल इस एरिया में सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो इससे वो अपना एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, इस एरिया में जाकर कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को इन अ बेटर वे, सेटअप कर सकते हैं कुछ नया और इस जर्नी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए फ्रेशर्स की तरफ ये डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डिस्कशन मैं 3 पार्ट में करूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि पहला आइडिया के बारे में, दूसरा मनी के बारे में, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के बारे में, और कैसे फ्रेशर्स को इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आइडिया के बारे में। तो सबसे बड़ी बात आज ये है कि सबके पास आइडियाज़ हैं। सब लोग कुछ ना कुछ अपने दिमाग में रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये जिससे भी आप बात करो उनके पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे पहली बात है जो सबको बताया जाता है कि भाई आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो, तभी कोई उसके बदले में आपको पैसे देगा। तो ये जो आपकी एबिलिटी है टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू अ बिजनेस प्रोपोजिशन, उसका एक बिजनेस कैसे बना सके, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है कि आपके जो पहले सपोर्टर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, वो भी आपके साथ आइडियाज़ के बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये एक तरफ ऐसा होता है। दूसरी तरफ जो VCs, Ps या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका काम होता है आइडियाज़ को बड़ा क्रिटिकली इवैल्यूएट करना। तो उनको सब कुछ में प्रॉब्लम ही दिखता है, उनको लगता है कि ये चलेगा नहीं। आपने सुना भी होगा अगर आपने कभी उनसे बात किया है। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं जिनसे आपको डील करना है। और तीसरा खुद ये होता है कि भाई आप अपने आइडिया के बारे में तो एक्साइटेड रहेंगे ही, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यही हो जाता है कि हम खुद एक्साइटेड हो जाते हैं, एक तरफ हमारे सपोर्टर्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बोलते हैं बड़ा ग्रेट है, करो। दूसरी तरफ कुछ लोग जो पैसे लगाने वाले होते हैं बोलते हैं ये चलेगा नहीं। तो आप आगे कैसे बढ़ें? तो आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको शुरू में एक्साइटेड आइडिया से नहीं होना चाहिए। वो मैंने बहुत जगह पे लोगों को प्रॉब्लम देखा है। आइडिया को पहले आपको एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना है, उसका बिजनेस प्रोपोजिशन देखना है कि वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, कोई उसके लिए पैसे देगा कि नहीं। और तभी जब आप किसी से पैसे लेने में सफल रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वो टाइम होता है एक्साइटेड होने का, पहले नहीं। आइडिया इन इटसेल्फ इज नथिंग, उस समय कुछ नहीं होता उसका वैल्यू। जब आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं एक बिजनेस प्रोपोजिशन में, जहाँ पे कोई आपको उसके बदले पैसे देने के लिए तैयार है,
तभी उसका सेंस बनता है। तो इसलिए मैं हमेशा जो फाउंडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फ्रेशर्स, उनको मैं ये समझाता हूँ कि अभी एक्साइटेड मत हो, पहले उस पर काम करो, उसको कन्वर्ट करो कि आप उसको टेस्ट मार्केट कर सको। और जब टेस्ट मार्केट में आपको कोई पैसे दे रहा है, कोई कंज्यूमर आपके पास आ गया, तब समझो कि इसमें पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें और तभी अपने आइडिया के साथ आगे बढ़ें। दूसरी चीज जो होती है वो मनी के बारे में होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिल्ड करने के लिए पैसे चाहिए। तो या तो आप अपने पैसे लगा सकते हैं शुरू में, या फिर आपके जो कॉलेज का इंक्यूबेशन सेल होता है या स्टार्टअप नेटवर्क्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको पैसे देते हैं कि आप उसको यूज करके अपने आइडिया को कन्वर्ट कर सकें एक प्रोटोटाइप में। नाउ कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग इधर शुरू में ज़्यादा इक्विटी सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको किसी भी तरह पैसे चाहिए होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर वो इस बारे में बहुत ही केजी हो जाते हैं कि मुझे तो इक्विटी नहीं देना, मुझे पैसे चाहिए बट मैं 2%, 1% कुछ ऐसा ही दूंगा या दूंगी। वो भी गलत है। तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं लोगों को ये बहुत क्लोजली एडवाइस करता हूँ कि शुरू में आप जितना कम से कम दूसरों से पैसा लें उतना अच्छा होगा। आपको पैसा तब लेना चाहिए जब कोई आपके आइडिया के लिए, आपके प्रोटोटाइप के लिए पैसे देना शुरू कर दे। तो जब आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश हो गया, वो सही टाइम है दूसरों से पैसे लेने का। क्योंकि अगर उसके पहले आपने पैसे ले लिए तो आपका वैल्यूएशन तो बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है और वो आपके डेस्परेशन या नीड पे डिपेंड करता है कि आप कितना इक्विटी सरेंडर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह ध्यान में रखिए कि किस स्टेज तक आपकी अपनी एबिलिटी है उसे पुश करने की और कहाँ जाकर आपको बाहर से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज शुरू से ही ये एडवाइजेबल नहीं होता कि आप इक्विटी सरेंडर करते रहें और पैसे रेज करते रहें, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट फिर कम हो जाएगा, आपका ओनरशिप कम रहेगा। तो दूसरा, फिर बाहर के लोग आएंगे तो उनके भी अपने व्यूज़ होंगे, वो भी आपको बताएंगे कि भाई काम कैसे करना है। तो आपकी जो ओरिजिनलिटी है जो आइडिया की, वो चली जाएगी धीरे धीरे। ये भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टार्टअप्स में ये होते हुए। तो इसलिए जब तक उसे आप पुश कर सकते हैं टू अ लेवल जहाँ पे आपके पास कुछ कस्टमर्स हैं फाइनली जो पे कर रहे हैं, तब मार्केट में जाइए, तब वीसीज और पीज के पास जाइए और तब पैसे रेज कीजिए। तीसरी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की बात है, तो चूंकि आप फ्रेशर हैं तो आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप मार्केट से कुछ ग्रेट टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके। तो जो आपको पहली टीम बनानी है वो आपके अपने नेटवर्क से ही बनेगी। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, बैचमेट्स, उनमें आपको वो 10-15 लोग खोजने पड़ेंगे जो आपके ही जितना एक्साइटेड हो उस आइडिया के टुवर्ड्स। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मार्केट से आप टैलेंट हायर कर लेंगे उस स्टेज पे, तो ये होने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा और आपको फिर बहुत पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए कि आपकी अपनी पहली टीम कैसे बिल्ड हो। सो इससे पहले कि आप एक्चुअली आइडिया को लेके अपने बिजनेस में कूद जाएं, इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि आप वो 8, 10, 15 लोग खोज कर रखें जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years, क्योंकि आपको वो ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और अगर आप ये भी सोचते हैं कि भाई कुछ भी 8-10 लोग को उठा लिया कुछ भी पैसे दे के, वो भी सही नहीं होता। इस समय में आपको सही टैलेंट की ज़रूरत होती है, अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, किसी को भी आप हायर नहीं कर सकते। सो इसलिए इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसमें शुरू में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अपनी फर्स्ट लेवल ऑफ द बिजनेस को बिल्ड करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिकॉज वो टैलेंट बहुत ज़रूरी होता है और वो टैलेंट आपके साथ आना चाहिए, आपके साथ एक्साइट हो आपके कंपनी में आना चाहिए। उसके बाद जब आपका एक बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश हो जाता है, धीरे धीरे कंपनी बढ़ने लगती है, फंडिंग मिलती है, तब आप मार्केट से अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये इनिशियल फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि फ्रेशर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों एस्पेक्ट, कि पहले आइडिया को सही तरीके से इवैल्यूएट करना, अननेसेसरली शुरू में ही एक्साइटेड नहीं हो जाना, उसको तब तक लेके जाना जहां कोई उसके लिए पैसे दे रहा है और तब वो एक्साइटमेंट लाना। दूसरा, सही समय पे पैसे रेज करना, ज़्यादा इक्विटी सरेंडर नहीं करना, थोड़ी एबिलिटी रखना कि बिजनेस को फर्स्ट लेवल तक खुद पुश कर सकें। और तीसरा,
जो फर्स्ट टीम आप बिल्ड करें उसे सही तरीके से अपने नेटवर्क के थ्रू ही बिल्ड करें। अगर आप ये 3 चीज़ों को प्रॉपरली करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। तो इन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और अब मैं सेकेंड पार्ट में एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में बात करूंगा, तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ का आप फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपको मिलूंगा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।